अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नम शेख। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत अरसे बाद दोबारा आपसे मुलाकात हो रही है और इस दफ़ा ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ थी जिनके लिए मुझे यूट्यूब से ब्रेक लेना पड़ी, लेकिन अब इंशाल्लाह आपसे डेली मुलाकात भी होगी और जो अहम डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर बात होगी। स्टार्ट करते हैं। जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं उसके ऊपर मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने ये बहुत पहले से बताया था आपको कि हुकूमत 2-4 दिन की मेहमान है, ज़्यादा नहीं चलेगी। और अब भी मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये हुकूमत बहुत चंद दिनों की मेहमान रह चुकी है। जो हालात इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं ये उसी तरफ जा रहे हैं। जिस तरह ये हाउस ऑफ कार्ड्स जो है ये कोलैप्स करने वाला है, गिरने वाला है, इसके जो इस वक्त जो हालात हैं आप उन्हें देख के समझ सकते हैं कि किस वक्त किस तरफ की निशानदेही कर रहे हैं। जो ये जुल्म का निज़ाम है, जो इस वक्त जबर का निज़ाम है, वो ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, क्योंकि जो इस वक्त अदलिया है वो इसके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। उन्होंने स्टैंड लिया है बहुत बड़ा और उन्होंने इस वक्त कहा है इनफ इज़ इनफ एंड वी हैव टू स्टॉप दिस। जो इस वक्त आपने देखा है कि पाकिस्तान में 2 सालों से जो तमाशा चल रहा है, जिस तरह से मुल्क को घसीट घसीट कर बुरे से बदतरीन हालात पर पहुंचा दिया गया है, जिस तरह लोगों के घरों के अंदर घुस के उनके साथ जो मामलात किए गए हैं, जिस तरह से लोगों को गिरफ्तारियां पीटीआई के साथ और पीटीआई के कारकुनों के साथ और आम आवाम के साथ जो जुल्म किया गया है, उसके बाद जो अदलिया ने जो स्टैंड लिया है उसके ऊपर उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और इस वक्त जो मुल्क में जो अदालतें हैं वो अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं और उन्होंने इस बार एक मौक़िफ़ के ऊपर, एक असूलों के ऊपर स्टैंड लेते हुए इस हुकूमत को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। ये कैसे मैं कह रही हूँ, ये जो फैसले आ रहे हैं आप वो भी देख सकते हैं, वो भी इसी की मिसाल हैं। और इसके अलावा इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में जो मामला चल रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहे हैं वो भी इसी की मिसाल हैं। आपको पता है काजी फायजी साहब 2-4 दिन के मेहमान रह गए हैं, यानी कि उनका टेन्योर जो है वो ख़त्म होने वाला है, वो पूरा होने वाला है और उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि इसको एक्सटेंड कैसे किया जाए। और इस हुकूमत को ये समझ नहीं आ रही कि उनको किस तरह एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि काजी फायजी साहब का हुकूमत के लिए होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए ये जो सब कुछ चल रहा है, एडहॉक जजेस की तैनातियों के मामला चल रहे हैं और ये जो सब कुछ चल रहा है, आपको पता है कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं। तो ये सब कुछ जो है इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आज जो हम डेवलपमेंट्स हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर आपको ये बताती जाऊँगी आहिस्ता आहिस्ता कोर्ट केसेस में क्या चलता है। लाहौर हाई कोर्ट केसेस में जो मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज की सीट बचाने की और जो तख्ते लाहौर को बचाने की कोशिश की जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जो आज जो सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजी साहब, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंसेस तैयार हो चुके हैं और ये मंडे को जो है पीटीआई सबमिट कर रही है। पीटीआई ये रेफरेंसेस लेके जा रही है, इनके खिलाफ दायर कर रही है। और आपको बताऊं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तो ये ऑलरेडी दायर हो चुका है। तो ये जो अब तक की सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये है। और इसके ऊपर आपको वजूहात भी बताती हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि इतने देर से आखिर इन्हें क्यों याद आया। तो उसके ऊपर भी पीटीआई का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हम ये पहले इसलिए नहीं करना चाहते थे कि हमारी लीगल टीम जो है इसके ऊपर रजामंद नहीं थी। और उन्होंने कहा था कि इस वक्त हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जो केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर, तो हमें इस वक्त ये मोशन मूव नहीं करना चाहिए और हमें इंतज़ार करना चाहिए जब तक ये फैसला नहीं आ जाता मखसूस नशिस्तों का। आपको पता है मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है वो पीटीआई के हक में हुआ है और वो किस तरह से हुआ है, जिसमें काजी फायज़ साहब ने तो एज़ यूजुअल पीटीआई के खिलाफ ही डिसीजन दिया, लेकिन 8 जजेस ने पीटीआई के हक में डिसीजन दिया। और इसके ऊपर आपको पता है हुकूमत को बहुत तकलीफ है इस फैसले के ऊपर और अब किसी तरह वो चाहते हैं ये फैसला रिवर्स हो जाए, दोबारा से अपील में जाए केसेस। इसीलिए उन्होंने इसके ऊपर दोबारा से अपील भी दायर की है रिव्यू की। और रिव्यू के लिए, और ये जो रिव्यू का केस है वो लगना है, अब उसके ऊपर भी आज फैसला आया है कि वो रिव्यू का जो केस है वो लगेगा आपकी ये जो छुट्टियां हैं, जजेस की छुट्टियां हैं, इनके बाद, यानी 1 महीने के बाद। तो इसके ऊपर काजी फायजी साहब ने बहुत वो किया है, एतराज़ किया है कि नहीं, हम इसको छुट्टियां मनसूख करके जजेस की ये लगाना चाहेंगे, क्योंकि जो उन काजी फायजी साहब को पाकिस्तान की जो अवाम है उसकी बहुत फिक्र है और वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं जाने से पहले अवाम के लिए सारे कोर्ट केसेस ख़त्म करके जाऊँ। इसीलिए काजी फायजी साहब जो है वो चाह रहे हैं एडहॉक जजेस की भी तैनातियाँ हो जाएँ, क्योंकि उन्हें बहुत फिक्र है पाकिस्तान की अवाम की। आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि उनको कितनी फ़िक्र है पाकिस्तानी अवाम की।
और उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए कितने बड़े बड़े अहम फैसले किए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज आज इस नहज पे पहुंच गया है। तो खैर ये एक अलग अलग डिबेट है, इसके ऊपर बाद में बात कर लेते हैं कि उन्होंने जो, लेकिन इसके ऊपर फैसला ये आया है कि चीफ जस्टिस साहब को समझाया गया है अपने साथी जजेस की तरफ से, जिस वजह से वो बहुत परेशान भी हैं कि काजी साहब हौसला रखें, कोई कहीं नहीं जा रहा, छुट्टियों के बाद जजेस वापस आएंगे तो हम दोबारा से रिव्यू में चला जाएगा केस, कोई मसला नहीं है, आप आराम से तसल्ली रखें। लेकिन काजी साहब बज़िद थे कि नहीं, मुझे ये फैसला जो केस है दोबारा आज ही मैंने सुनना है, तो आज ही सारे जजेस को आप बुला के वापस बैठाएं। लेकिन जो उनके साथी जजेस हैं, जस्टिस मंसूर हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने कहा नहीं, अभी ये नहीं हो सकता किसी सूरत भी। तो 2-1 से जी फैसला आ गया है कि ये केस जो है मखसूस नशिस्तों का दोबारा रिव्यू में जाएगा आफ्टर द ब्रेक ऑफ ये जजेस की जो अभी इस वक्त वेकेशन ब्रेक है उसके बाद। तो ये थी एक अहम खबर। और उसके बाद जो मंडे है उसके ऊपर मैं आपको बता रही थी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ और सीईसी के खिलाफ और चीफ जस्टिस लाहौर के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा रहा है। और उसकी वजह ये है कि बहुत से इंपॉर्टेंट केसेस चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया था लीगल टीम की तरफ से पीटीआई की कि अब भी हमें इनके खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं करना चाहिए। लेकिन अब इस बात के ऊपर इत्तफा हो चुका है और ये रेफरेंसेस जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये रेफरेंसेस दायर होंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि इनके ऊपर क्या नतीजा निकलता है, वो हम बाद में उसके ऊपर नज़र रखेंगे। तो ये इस वक्त की अहम डेवलपमेंट है जो कि होना बहुत ज़रूरी थी। तो इसके बाद आपको जो सबसे अहम चीज़ें हैं उसके ऊपर आपको अपडेट कर देती हूँ। अच्छा, एक तो आपको ये बता दूं कि आज इमरान खान साहब के खिलाफ, इमरान खान साहब के बारे में ये बातें चल रही थी कि उनके ऊपर कोई जेल में तशद्दुद किया गया है या तशद्दुद हुआ है, कोई बुशरा बीवी की गुफ्तगू जो थी उनसे तासुर लिया गया। लेकिन बुशरा बीवी की गुफ्तगू से जो तासुर लिया गया वो इंतहाई गलत है, क्योंकि जो खान साहब के बारे में जो केसेस, जो बात की थी बुशरा बीबी ने, वो ये की थी कि जिस वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया था उस वक्त उनके ऊपर थोड़ा बहुत तशद्दुद हुआ था। गिरफ्तारी में आपको पता है धक्कम पेल और ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो उस वक्त की उन्होंने बात की थी। जेल में खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई तशद्दुद खान साहब के ऊपर नहीं है और वो कर भी नहीं सकते। एक बहुत बड़े आलमी लीडर हैं खान साहब, तो इस तरह का कोई अहमकाना चीज़ ये मेरे ख्याल से ऐसी हो नहीं सकती है या कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत इंटरनेशनल प्रेशर्स होते हैं आपके ऊपर। एक बहुत बड़े लीडर को आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है परेशान होने की, ये सिर्फ कुछ मिसकंसेप्शन थी और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये हुआ था। अच्छा, अब आपको एक और बड़ी खबर से मैं आपको आगाह करती चलूँ कि नए इंतखाबात जो इस वक्त फजलुर रहमान साहब ने जो एक नया शोशा छोड़ा है वो ये है कि पीटीआई गवर्नमेंट जो है उसको असेंबलियों में से इस्तीफे दे के दोबारा वापस निकल जाना चाहिए और केपीके गवर्नमेंट को दोबारा डिसॉल्व कर देना चाहिए, जिसके ऊपर केपीके गवर्नमेंट ने और पीटीआई ने साफ उनकी तरदीद आ गई है कि हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया, ना कोई हमने इस मशवरे के ऊपर अमल करना है। तो मैं आपको एक खबर पढ़ के सुना देती हूँ। और इसके अलावा बहुत सी अहम बातें जो फजलुर रहमान साहब ने की हैं, उनके जो आज के बयानात हैं वो बहुत सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप ये सुनिएगा खबर। नए इंतखाबात के लिए पीटीआई गवर्नमेंट असेंबली की तहलील और कौमी नशिस्तें छोड़ने पर तैयार है, ये फजलुर रहमान साहब का बयान था, लेकिन इसके ऊपर तरदीद आ चुकी है पीटीआई की कि ऐसा कुछ नहीं है। फजलुर रहमान साहब का कहना है कि तहरीक इंसाफ केपीके इस्लाम तहलील और कौमी असम्बली से इस्तीफे देने पर आमादा हो गई है, जबकि हमने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी है। ये सिर्फ उनका कहना है। और जेयूआई के अमीर मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी की तश्कील का ऐलान करते हुए बताया कि उनकी सरबराही कामरान मुर्तज़ा करेंगे, जबकि दीगर अराकीन में मौलाना फजल रहमान, लुत्फुर रहमान, फजल गफूर, असलम गौरी, मौलाना अमजद शामिल होंगे। ये ऐलान करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कमेटी पीटीआई से मुज़ाकरात करेगी, जबकि नए इंतखाबात के लिए पीटीआई के भी के असम्बली तहलील करने को तैयार है, जो कि बिल्कुल गलत खबर है बाय द वे। उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी पीटीआई के साथ बाहमी मुशावरत से हिकमत अमली तैयार करेगी। फजल रहमान ने कहा कि दीगर सियासी जमातों से इख्तलाफ राय है, पीटीआई से तलखियाँ थीं, ताहम अब तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाए जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। बानी पीटीआई समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए और फौज इलेक्शन से ताल्लुक हो जाए, हम सब ठीक हो जाएगा।
ये कुछ सख्त अल्फाज फजल रहमान साहब ने इस्तेमाल किए हैं कि फ़ौज इलेक्शन से लाताल्लुक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने तजवीज़ देते हुए कहा कि पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, जबकि निगरान सेटअप का तस्वुर ख़त्म किया जाए। नए साफ शफाफ इलेक्शंस के लिए पीटीआई असम्बलियों से इस्तीफे के लिए आमादा है। उन्होंने फजल रहमान ने कहा कि केपीके में भी हकीकी मैंडेट नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस हैं। खैर ख्वाही में कहा था कि नून लीग पीपल्स पार्टी हुकूमत ना ले क्योंकि इन्हें हुकूमत की जिम्मेदारी रास्त नहीं आ रही। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमने इलेक्शन से पहले कहा था कि बानी पीटीआई के साथ मुकाबला मैदान में है। जो सियासी सहूलत या मराहत बतौर सियासतदान मुझे हासिल हों वो सबको यकसा होनी चाहिए। गैर जानिबदार और शफाफ इंतखाबात के सिवा मुल्क में अमन आएगा ना मुआशी इस्तेहकाम कायम होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम है जिसकी वजह से अमन व अमान ख़राब है। कौम 2001 से अमन की तलाश में है। इस्टेब्लिशमेंट समझती है सियासी अदम इस्तेहकाम से उनको मौके मिलते हैं। अब ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है कि इस्टेब्लिशमेंट समझती है सियासी अदम इस्तेहकाम से उनको मौके मिलते हैं। अब अवाम 2024 में पूछती है किस बात का ऑपरेशन कर रहे हो। उन्होंने कहा कि रियासी इदारे जिम्मेदार शख्स रियासत का किरदार अदा नहीं कर रहे और इन्हें अपने रवैये या हालात पर कोई बात समझ भी नहीं आ रही। मार्शल लॉ और इमरजेंसी से अब काम नहीं चलेगा क्योंकि हालात और इख्तियारात अब उनके हाथ से निकल चुके हैं। तो बहुत सख्त चीज़ें जो हैं फजल रहमान साहब ने आज बोली हैं। उनका कहना था कि एस्टैब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी पर रद्दोबदल करे क्योंकि मुल्क अब ऐसे नहीं चलेगा। बंगाल की तरह अब दो सूबों के मुल्क से अलग करने के हालात पैदा किए जा रहे हैं। जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं वहाँ मंजिल नहीं है और इनके पास के सियासी मामला तय करने की सलाहियत भी नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इदारों और पार्लियामेंट को लौंडी जबकि अवामी नुमाइंदों को मुलाजिम बनाने चाहते हैं। फौज को सही रास्ते पर मजबूत देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं इमरजेंसी लगाएं, मर्जी की जमातें पार्लियामेंट में बनाएं, उसे पार्लियामेंट बनाएं, ये इजाज़त हम नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि JUIF अवाम और अमन के साथ है और हम फसादियों से निमट लेंगे। अच्छा, उन्होंने जी अपने अमन व अमान जलसों का अवामी अमन जलसों का ऐलान भी किया है। तो वो ऐलान भी मैं आपको बता देती हूँ पढ़ के कि उन्होंने पार्टी वाबस्तगी से बाला अवामी अमन जलसों का ऐलान करते हुए कहा कि 5 अगस्त को भारत की जानिब से कश्मीर की आइनी हैसियत की तब्दीली के खिलाफ मुल्कगीर यौम सियाह मनाया जाएगा। 10 अगस्त को मर्दान में किसान कन्वेंशन मुनक्कद होगा जबकि 11 अगस्त को पेशावर में ताजर कन्वेंशन जबकि 18 अगस्त को लकी मरवत में अमन कन्वेंशन होगा। तमाम अवामी इज्तिमात में खुद शरीक होंगे। ये इज्तिमात पार्टी वाबस्तगी से बाला अवामी तर्जुमान होंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम 2001 से लेकर 2024 तक अमन को तरस रहे हैं। दरअसल बुनियादी ज़रूरत अमन है। मुआशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम लाजमी है। इसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता और मुल्क अब मज़ीद किसी एडवेंचर या मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा। कोई कयास भी ना करे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फजल रहमान साहब की जो आज की स्टेटमेंट है दैट वाज वेरी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। जिस तरह से उन्होंने इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को निशाने पर रखा हुआ है और उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ दिया है अपना कि जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है उसकी ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है। दैट इज़ सेड बाय फजल रहमान साहब। तो इसके बाद जी चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ दायर नज़रसानी दरख्वास्त को सितंबर की तातीलात के बाद मुकर्रर करने का फैसला कर लिया है, जो मैंने आपको अभी सुनाया है। अब मैं आपको इस खबर को तफसील से बता देती हूँ कि आज क्या उसके अंदर अपडेट्स हैं। एलामिया के मुताबिक इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला उठाया गया। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नज़रसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना है। नुकात के मुताबिक दोनों जजेस ने कहा कि केस का तफसीली फैसला भी नहीं जारी हुआ और बहुत से जजेस गर्मियों की छुट्टियों पर हैं जबकि बाकी ने तातीलात गुजारने के लिए बैरून मुल्क अभी जाना है। जजेस कमेटी ने 1-2 की अक्सरियत से, ये जो आज की जजेस की कमेटी थी, उन्होंने आज 1-2 की अक्सरियत से मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नज़रसानी दरख्वास्तों तातीलात के बाद मुकर्रर करने की मंजूरी दी है जबकि चीफ जस्टिस ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है और राय दी है कि गर्मियों की छुट्टियां मंसूख करके नज़रसानी सुनी जाए। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं। मतलब कि
चीफ जस्टिस का मखसूस नशिस्तों के साथ क्या काम है, मुझे तो इस बात की कुछ समझ नहीं आ रही। अगर आपको पता है इस बात का कोई रीज़न, वजह, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर उन्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है मखसूस नशिस्तों के केस में, जिसका फैसला तो ऑलरेडी आ चुका है। और फैसला जो है उसके बाद अभी उसे क्या कहते हैं कि वो फैसला जो है उसके ऊपर रिव्यू आराम से हो जाएगा। मतलब इतनी जल्दी किस बात की है? तुम थोड़ा सा मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आखिर किस बात की उन्हें जल्दी है। कहा जाता है ना कि पीटीआई जो है, फैसला जो तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस था, तो फैसला जो है वो पीटीआई के हक में आ गया। वैसे ही केस तो नून लीग का है, मसला नून लीग को होना चाहिए, लेकिन जल्दी जो है वो चीफ जस्टिस साहब को पड़ी हुई है। मुझे तो इस बात की कुछ समझ नहीं आती है। आगे चलते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी नुकात के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने राय दी, रूल्स में अदालती छुट्टियों का इख्तियार मौजूद है और नए अदालती साल का आगाज अब सितंबर के दूसरे हफ्ते से होगा। चीफ जस्टिस की छुट्टियां मनसूख करके नजरसानी दरख्वास्त सुनने की राय पर चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एक बार अदालती छुट्टियों का ऐलान हो जाए तो कानून में इन्हें मनसूख करने की गुंजाइश नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने दोनों जजेस की राय से इख्तिलाफ करते हुए कहा कि नजरसानी का हक आइन ने दिया है। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद नजरसानी दरख्वास्त बेमानी हो जाएगी। जजेस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। फौरी तौर पर नजरसानी को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया गया तो ये नाइंसाफी होगी। कौन सी नाइंसाफी होगी? वैसे मुझे कुछ समझ नहीं आया इस बात की। नजरसानी सुनने के बजाय छुट्टियां गुजारने की जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की राय से इख्तिलाफ करते हुए काजी फायजीसा ने कहा कि हमारा काम आइन और कानून पर अमल करना है। जी वो तो हमने देखा है। हम जजेस ने आइन और कानून के तहत हल्फ उठा रखा है, रूल्स के तहत नहीं। आइन और कानून को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा कि हमें ज़ाती तरजीहात के बजाय आइन और कानून के मुताबिक अमल पैरा होना चाहिए। एक हफ्ते में चीफ जस्टिस आयशा मलिक बैरून मुल्क से वापस आ सकती हैं। तो ये उनका कहना था, लेकिन फैसला जो है वो यही आया है कि तातीलात के बाद ही केस लगेगा। और दैट्स ऑल। आगे चलते हैं। तरीके अदम एतमाद समेत किसी मसले पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। इमरान खान साहब ने आज बड़े अहम गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से, और उनकी जो कुछ बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मैंने खुद भी काफ़ी जगह देखा है। काफ़ी ज़्यादा उसे कट शॉर्ट करके पेश किया जा रहा है। जो अहम चीज़ें हैं वो आप ज़रूर सुनिएगा। खान साहब ने बहुत अहम गुफ्तगू की। आज अडयाला जेल से मैं सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए खान साहब ने सहाफ़ी के सवाल किया कि वफाक में तहरीक अदम एतमाद के लिए आपकी पार्टी की क़यादत ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का अंदिया दिया है, जिस पर साबिक़ वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फ़र्क नहीं है, ये एक ही हैं। ये दोनों फॉर्म 47 की पैदावार हैं। तहरीक अदम एतमाद समेत किसी भी मसले पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी से तब बात करूँ जब मैंने इक़्तिदार में आना हो। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी से शायद खान साहब मान रहे हैं, या शायद पीटीआई का कोई उनके साथ तय पा जाएगा मुआहदा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ऐसा पहले भी नहीं हो सकता था और अब भी नहीं हो रहा। खान साहब ने कह दिया मेरे लिए दोनों सेम है, पीपल्स पार्टी या नून लीग हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों से हैं। दैट्स एक्चुअली ट्रू कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अदम एतमाद लाने में पीपल्स पार्टी जो है वो भी मुलविस थी, और पूरी जितना जुल्म, जितना कुछ इस वक्त पीटीआई के और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुआ है, उस सब में ये बराबर की शरीक है। तो इनसे भी बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। इमरान खान का कहना था कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत का कत्ल है। हमारी पार्टी पर पहले से ही पाबंदी है। इसे इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। पार्टी का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदर पहले से ही जेल में थे। ये फिर भी कहते हैं कि पार्टी पर पाबंदी लगाएंगे। मरियम नवाज कहती है कि जजेस ठीक नहीं है। जजेस तब ठीक थे जब इनके खिलाफ केसेस ख़त्म किए गए। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा है कि मखसूस एलीट तबके की 60 साल से मुल्क पर कब्ज़ा और हुक्मरानी जारी है। एलीट ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क को दाव पर लगा दिया है। यही एलीट मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात का इनाकाद नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि बन्नू वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। ये गौर से सुनिएगा। बन्नू वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। उनसे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। सबको पता है बन्नू वाक़े के दौरान मिलिट्री ने निहत्ते लोगों पर फायरिंग की। मेरा मुतालबा है कि बन्नू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग उस वक्त तक नहीं जीती जा सकती जब तक कौम साथ ना हो।
सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि केपीके गवर्नमेंट का बयान है कि बन्नू में अमन मार्च के अंदर से शरपसंदों ने फायरिंग की, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि सबको पता है कि रैली पर फायरिंग किसने की है। वजीर आला केपीके जब मिलेगा उससे कहूंगा कि बन्नू वाक़े पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे। जी। उनका कहना था कि मौजूदा वफाकी हुकूमत आग से खेल रही है। आसिफ जरदारी ने किस हैसियत में सदर हाउस का बजट बढ़ाकर 88 करोड़ कर दिया, मतलब 68 करोड़ के उसमें कर दिया है। मौजूदा हुक्मरान अपने अखराजात कम करने को तैयार नहीं और अवाम से कुर्बानी मांगते हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि हुकूमती वज़रा कहते हैं कि मुल्क में आइनी ब्रेकडाउन हो रहा है, मुल्क में आइनी ब्रेकडाउन हो रहा है, इमरजेंसी की सूरत हाल है, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मुल्क में पहले ही मार्शल लॉ का निफाज है। ISFC क्या है? SIFC क्या है? हुकूमत किसी और के कंट्रोल में है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में जारी बहरान से निकलने का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात का इनकाद और बेहतर मौशी सलाहियत इस्लाहात हैं। उन्होंने कहा कि फिच की रिपोर्ट भी मंजरेआम पर आई है, लेकिन मुझे इल्म है मौजूदा हुकूमत इंतखाबात की जानब नहीं जाएगी। ये कहते हैं कि 9 मई हमने किया है, हमारा मुतालबा है कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। क्यों नहीं बनता? ये 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना रहे? उसी दिन इस दिन की CCTV फुटेजेस क्यों सामने नहीं लाई जा रही? सहाफ़ी ने पूछा कि हुकूमत कह रही है कि आपने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को असेंबली तोड़ने का कहा, जो कि गैर आईनी इकदाम था, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैंने कहा था कि डोनाल्ड लू के बयान पर तहकीकात होनी चाहिए। हमने उसके बाद इलेक्शन के लिए 2 हुकूमतें खुद ख़त्म की। हमारी हुकूमतें ख़त्म करने के बावजूद इन्होंने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराया। आर्टिकल 6 तो इन पर लगना चाहिए। एक्चुअली आर्टिकल 6 जो है ना, वो आपको बाय द वे आर्टिकल 6 के ऊपर कभी किसी के ऊपर उसके ऊपर सज़ा नहीं हुई है, लेकिन जो आर्टिकल 6 है ना, अगर वो लगना चाहिए तो वो नून लीग पर सबसे पहले लगना चाहिए, इस हुकूमत पर सबसे पहले लगना चाहिए, जिन्होंने ना सिर्फ अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, और इसके अलावा उन्होंने जो जजेस को धमकियां देते हैं, आए रोज़ आपने देखा कल मरीम नवाज ने धमकियां दी हुई हैं फिर से जजेस को। ये पहली दफ़ा नहीं है, इनका पूरा रिकॉर्ड है धमकियां देने का, जजेस को धमकियां देना। इनके हर एक रहनुमा, हर एक लीडर ने धमकियां दी हुई हैं। इन्होंने मुल्क तोड़ने की बातें की हुई हैं। आर्टिकल 6 तो पहले इनके ऊपर लगना चाहिए। इन्होंने मुल्क के खिलाफ वो इकदाम किए हुए हैं जिसकी एक पूरी फहरिस्त है। जो आर्टिकल 6 एक्चुअली हुकूमत को अपने दौरे हुकूमत में इनके ऊपर लगाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। PTI ने बहुत सी बेवकूफ़ियाँ की हैं, जिनमें से एक ये भी है। अच्छा, सहाफ़ी ने पूछा कि ठीक है, सहाफ़ी ने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि आपने असम्बलियाँ तोड़कर गैर आइनी काम किया, जिस पर इमरान खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 6 लगाने की बात नहीं की, ये कहा था इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन आर्टिकल 6 इलेक्शन कमीशन पर लगना चाहिए। खान साहब ने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी जेल में बैठने को तैयार हूँ, अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने से मुतल्लिक बातें बेबुनियाद हैं। उन्हें डर है कि कहीं के हल्के ना खुल जाए, ये इसलिए जजेस तब्दील कर रहे हैं। जजेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन से PTI की को सीटें नहीं ना मिली, तो इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिन लोगों का मैंने नाम लिए थे उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ इनका पीछा करूंगा जेल में। अच्छा, ये जो बात लास्ट में खान साहब ने की इसकी मुझे वाकई कुछ समझ नहीं है, या मुझे ज़रूर बताइएगा इसका क्या मतलब है। जेल में कर्नल ने बिल्ला छोड़ दिया ताकि वो उस बिल्ली को ले जाए जो मेरे साथ मानूस है। आई डोंट नो व्हाट डज दैट मीन। सो मुझे इसका आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये फ़नी बात क्या की है खान साहब ने। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हुकूमत जो है वो इस कदर खौफज़दा है, इस कदर खौफज़दा है किससे? सनम जावेद से। कि सनम जावेद, आपको पता है मरीम नवाज़ ने पिछले दिनों में एक तकरीर में सनम जावेद के ऊपर इनडायरेक्ट हिट किया था, जिसके बाद सनम जावेद ने कल बयान दिया कि आप मेरा नाम लेके बात करें तो फिर मैं आपको जवाब दूंगी। एक्चुअली सनम को भी थोड़ा सा अभी फ़िलहाल संभल के चलना चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक, और मेरा उन्हें मशवरा भी यही है। लेकिन हुकूमत इतनी इनसिक्योर है एक लड़की से कि मतलब हदें पार कर दी। अब जो आज की खबर है वो ये है कि हुकूमत पंजाब ने PTI की रहनुमा सनम जावेद को गुजरांवाला मुकदमे से डिस्चार्ज करने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तो और ये मरीम नवाज की क़यादत में ये फैसला हुआ है। मतलब मैं हैरान हूँ कि चलो मरीम इतनी, आप कहते हैं आप बहुत बड़े लीडर हैं, तो ये आपका कैलिबर है, मतलब और व्हाट टू से ऑन दैट। और जी, ये थी अब तक की इम्पॉर्टेंट न्यूज़। इसके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, जिसमें आपको मैंने बताया खान साहब पर जो जेल में तशद्दुद की जो कहानी थी दैट्स कम्प्लीटली फेक और ऐसा कुछ नहीं है। और
काजी फायज ईसा साहब इस वक्त अपने जजेस से बहुत परेशान है क्योंकि उनके जजेस उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे। एक्चुअली जो काजी फायज ईसा साहब ने किया था ना माजी में, अब वो उनके सामने आ रहा है। आपको पता है, आप इफ़ यू नो के द हिस्ट्री के काजी फायज ईसा साहब ने जो लास्ट हमारे चीफ जस्टिस थे उनके साथ कितने बड़े बड़े अड्डे लगाए हुए थे कि और अब वो जो उनके किए हुए मतलब अमाल थे वो अपने आगे आ रहे हैं। और इसके ऊपर अदलिया जो है वो काजी फायज़ साहब के हर फैसले के खिलाफ अदलिया जो है इस वक्त स्टैंड ले रही है कि आप अपनी ज़ाती उसमें जो कर रहे हैं फैसले वो हमें मंजूर नहीं है और ना वो पाकिस्तान को कबूल है। तो इस वक्त काजी फायज़ साहब बहुत परेशान है और जो अदालतें हैं उन्होंने नून लीग को साफ साफ जवाब देने शुरू कर दिए हैं हर हर मामले के ऊपर। इस वक्त हुकूमत जो है 2-4 दिन की मेहमान है, मरीम नवाज़ की हुकूमत हो या ये वफाकी हुकूमत हो। और ये बात मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी को भी पता चल चुकी है और पीपल्स पार्टी से जो अभी इस वक्त पीटीआई को बैन करने के लिए जो तजवीज़ मांगी गई है, पीपल्स पार्टी से मुशावरत की गई है, तो पीपल्स पार्टी ने आगे से ये कहा है कि हम अभी इसके ऊपर सोचेंगे, फिर पार्लियामान में डिबेट करते हैं, फिर काबीना में डिबेट करते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी इसके ऐसा कुछ नहीं करने वाली क्योंकि पीपल्स पार्टी को पता है कि ये अपने लिए कुछ ना कहीं उन्होंने बचा के रखना है। अगर उन्होंने अपने लिए ये रास्ता भी बंद कर दिया, अगर उन्होंने पीटीआई के ऊपर बैन लगा दिया, तो ये जो बात बात पे धमकियां देते हैं नून लीग को कि हम तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे, वो कैसे गिराएंगे। तो जी अब तक के लिए इतना ही, और इसके अलावा बहुत सी और मज़ीद इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिनके ऊपर बात करूँगी तो अभी और भी काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ के ऊपर डिबेट करेंगे, बात करेंगे। आपने मेरे साथ रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।